आज हम राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा तैयार महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज है जिसका नाम रखा गया है प्रश्न बंक क्वेश्चन बंक। प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। क्लास 12th की हिंदी अनिवार्य की प्रश्न बंक को हम करने वाले हैं। इससे पहले प्यारे विद्यार्थियों आपको बता दें, शेखावाटी मिशन 100 की टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो सीरीज है उसमें हल सहित, उसमें आंसर हैं वो हल सहित आपके दिए हुए हैं, उसको पूरी तरह से करवा दिया गया है। और ये शिक्षा विभाग द्वारा तैयार मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है, इसको हम आज करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी अनिवार्य में आपकी 2 पाठ्य पुस्तक हैं। आरोह है जो कि 32 अंक की होगी और जिसमें ये चैप्टर होंगे जो पद्य खंड होगा और गद्य खंड के अलग अलग चैप्टर हैं। ये भी आपको पता है क्योंकि अब एग्जाम है वो नज़दीक आ चुकी है। अपन इस पे बात नहीं करेंगे, सीधे अपने प्रश्नों पे चलेंगे। वितान आपकी 12 अंक की है। फिर आपके जो भी हैं निबंध लेखन है, पत्र लेखन है, आलेख है, फीचर है, व्यवहारिक व्याकरण है। लास्ट में इस मॉडल पेपर के आपके 2 मॉडल पेपर मिलेंगे, यानी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज है। इसके लास्ट में आपको 2 मॉडल पेपर मिलेंगे, उनको भी आप हल करेंगे। हरिवंश राय बच्चन जो कि पहला चैप्टर है और इस चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आत्म परिचय है ये। कवि कैसे संसार को ठुकराता है, किस प्रकार के संसार को ठुकरा देता है, तो वैभवशाली जो संसार है उसको ठुकरा देता है। कवि के हृदय रूपी वीणा के तारों को किसने झंकृत कर दिया, तो ये कर दिया प्रेयसी ने। आपको पता हो कि हरिवंश राय बच्चन अपने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के फादर थे, जो कि एक बहुत बड़े कवि थे। कवि किसका भार लिए फिरता है, कवि किसका भार लिए फिरता है, सांसारिक उत्तरदायित्वों का। प्रतिपग के अलंकार, ये है अनुप्रास अलंकार। कवि बच्चन की आत्मकथा साहित्य की किस विधा में लिखी गई है, तो साहित्य की कौन सी विधा है, पद्य। मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में कौन सा अलंकार है, वो है यमक अलंकार। हालावादी दर्शन के प्रेरणता कौन है, तो ये हरिवंश राय बच्चन। और कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ, तो 1907 में। निम्न में से कौन सी काव्य कृति कवि बच्चन की नहीं है, इनमें से निशा निमंत्रण, मधु कलश, मधुशाला, तो ये नहीं है नामिका वाले, नहीं पूछा गया है। ये सब हैं लेकिन ये है नहीं है। कवि की वाणी कैसी है, तो शीतल है। हरिवंश राय बच्चन की वाणी शीतल है। कवि कैसा संदेश लिए फिरता है, कवि जो संदेश लिए फिरता है वो है मस्ती का। कवि समय को दुनिया का एक क्या मानता है, दीवाना। और इस चैप्टर से लघुत्रात्मक प्रश्न बनेंगे, वो ये होंगे प्यारे विद्यार्थियों, इनको आप हल करते जाएं और अपनी तैयारी को मजबूत करते जाएं। सेकंड चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जिनको बहुचयनात्मक कहते हैं हिंदी में, इनसे प्रश्न बनेंगे। पंथी को रात कहाँ होने की संभावना है, तो पथ में, रास्ते में। पथ मतलब रास्ता। दिन का पंथी किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है सूर्य का, क्योंकि सूर्य सुबह उदय होते हैं और पूरे दिन रहते हैं, तो दिन का पंथी यानी राही। दिन जल्दी जल्दी ढलता है का क्या आशय है, समय परिवर्तनशील है। दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगते हैं, तो ये नाड़ों से झांकने लगते हैं। कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं, तो विहलता के भाव भरे हुए हैं। पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है, तो पंथी रहता है पंथ की में होने वाली रात की आशंका से। मुझसे मिलने को कौन विकल, गीत का ये प्रश्न है, कवि के हृदय में कैसा भरता है, तो ये विहलता भरता है। लघुत्रात्मक प्रश्नों में आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, वो आपको दिए हुए हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, आलोक, धनवा, पतंग,
इससे बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट पतंग कविता के रचयिता कौन हैं? तो आलोक धनवा हैं। पतंग कविता में कवि ने वर्षा के बाद किस ऋतु का चित्रण किया है? शरद ऋतु का। कौन सी ऋतु? शरद ऋतु। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा पंक्ति में कौन सा बिंब है? तो यह है दृश्य बिंब। प्यारे विद्यार्थियों, कई बच्चे किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते शुरू से, वो चाहे कोई उनको बीमारी हो जाए, तकलीफ हो जाए, या कोई घर में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए जिसकी वजह से नहीं पढ़ पाए, तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ चलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। शरद आया फूलों को पार करते हुए अलंकार कौन सा है? मानवीकरण। शरद बच्चों को कैसे इशारों से बुलाता है? तो चमकीले इशारों से। कौन सी ऋतु आसमान को मुलायम बनाती है? तो शरद ऋतु, सर्दी की जो ऋतु होती है। दुनिया रोज बनती है, ये काव्य है, जो संग्रह है ये किसका है? आलोक धनवा का। कवि पतंग में खरगोश की आंखों जैसा किसको बताया है? सवेरे को, सुबह जो होता है उसको बताया कि खरगोश की आंखों जैसा दिखता है। कवि आलोक धनवा का जन्म 1948 में। इससे बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट कुंवर नारायण कविता के बहाने बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट है कविता के पंख लगा उड़ने के माने कौन नहीं जानता? तो चिड़िया नहीं जानती। कविता के बहाने इनके रचनाकार कौन है? तो यह कुंवर नारायण। कविता के पंख लगा से तात्पर्य क्या है? कल्पना करना। किसकी उड़ान देश काल और परिस्थिति से बाहर संभव है? तो वह है कविता की। चिड़िया क्या जाने पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? प्रश्नालंकार। कविता के बहाने कविता में महानता को स्थापित किया गया, वो है कविता की महानता को बिना मुरझाए कौन महकता है? तो ये महकता है कविता को। कहा गया है कि बिना मुरझाए महकती। फूल की अंतिम परिणति क्या है? तो यह मुरझाना। कवि फूल है वो अंत में मुरझा ही जाता है। कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है, यानी फूल मुरझा जाता है लेकिन कविता कभी नहीं मुरझाती, वो सदियों तक महकती रहती है, संदेश देती रहती है। तो इसका आशय कवि ने क्या बताया है? तो कवि ने बताया कि कविता कालजयी होती है। बिल्कुल, कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है, ये भी सही है। और कविता का जो सौंदर्य है वो कभी समाप्त नहीं होता। तो उपयुक्त सभी कारणों से कविता कभी मुरझाती नहीं है। कविता पढ़ते समय और लिखते समय कौन से बंधन हम टूट जाते हैं? और बच्चों के खेलते समय तो धर्म के जो बंधन है वो भी टूट जाते हैं, भेदभाव के जो बंधन है वो भी टूट जाते हैं, और संकीर्णता के जो बंधन है वो भी टूट जाते हैं। उपयुक्त सभी। इससे बनने वाले लघुत्तरात्मक प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बात सीधी थी पर, कविता में बात सीधी थी पर कविता के रचयिता कौन है? वो है कुंवर नारायण। सीधी बात किसके चक्कर में टेढ़ी हो गई? तो भाषा के चक्कर में। भाषा के क्या कहने से बात और अधिक पेचीदी हो गई? तो ये हो गई उल्टे पलटने से, तोड़ने मरोड़ने से और घुमाने फिराने से। तो प्रयुक्त सभी। कवि के कर्तव्यों को देखकर तमाशबीनों ने क्या कहा? तो उन्होंने झूठी तारीफ की, शाबाशी दी और वाहवाही। उपयुक्त सभी। बात कवि के साथ किसके समान खेल रही है? बच्चे के। बात की चूड़ी मर जाना क्या से बात की बात है वो प्रभावहीन हो जाए तो कहते हैं बात की चूड़ी मर गई। कविता में किसकी सहजता की बात कही गई है? तो ये भाषा की सहजता पर बात कही गई है। बनावटी और आडंबर युक्त भाषा के प्रयोग से बात कैसी हो जाती है? वो प्रभावहीन भी हो जाती है, उद्देश्यहीन भी हो जाती है और अर्थहीन भी हो जाती है। और इस चैप्टर से बनने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, रघुवीर सहाय कमरे में बंद अपाहिज। कमरे में बंद अपाहिज के लेखक कौन है? रघुवीर सहाय। कमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडिया के किस माध्यम का उल्लेख किया गया है? तो वो किया गया टेलीविजन का। आपका अपाहिजपन आपको पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये है अनुप्रास।
दूरदर्शन के संचालक के स्वयं को क्या बताया गया है? ये बताया गया समर्थ शक्तिमान। फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर, पंक्ति में बिंब है वो कैसा है? दृश्य बिंब। अपाहिज का क्या अर्थ है? तो वो है शारीरिक रूप से कमजोर होना। हम अपाहिज व्यक्ति को क्यों रुला देते हैं? कार्यक्रम रोचक बने इसलिए। कमरे में क्या दिखलाएंगे? तो कमरे में दिखलाएंगे फूली हुई आंख। कसमलाहट का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बेचैनी। पर्दे पर किसकी कीमत होती है? तो पर्दे पे तो वक्त की कीमत होती है। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ 1929 में। रघुवीर सहाय और अभी वो बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, दोनों का जन्म आपको याद रखना है। मीडिया द्वारा कमजोर व्यक्ति को बुलाने के पीछे क्या उद्देश्य था? कमरे में बंद अपाहिज कविता के संचार माध्यमों कौन सी सच्चाई उजागर की गई? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। शमशेर बहादुर सिंह ऊषा। बहुचयनात्मक इससे प्रश्न बनेंगे, वो ये होंगे कि भोर के समय आकाश का रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। शमशेर बहादुर का जन्म कब होता है? 1911। बहुत नीला शंख जैसा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा। उषा का जादू टूटने का क्या कारण था? तो ये कारण था सूर्योदय हो जाना। सूर्य उदय हुआ तो उषा का जादू टूट गया। गौर झिलझिलते है प्रकृति में किसका उपादान है? तो ये है सूर्य का। शमशेर बहादुर सिंह मुख्यतः हिंदी की किस धारा के कवि हैं? तो ये हैं प्रयोगवाद के। उषा कविता में किसका वर्णन किया गया है? गांव की सुबह का। उषा कविता के रचनाकार कौन है? तो ये हमने देखा ही। इस चैप्टर से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनको निराला जी भी कहते हैं, बादल राग, बहुचयनात्मक प्रश्न होंगे इससे। बादल राग कविता के रचनाकार, तो ये हमने देख ही लिया निराला जी का जन्म होता है 1899 में। कविता में विप्लव के वीर किसको कहा गया है? तो ये कहा गया बादल को। बादल राग है तो बादल के बारे में ही है। बादल आप सब जानते हो। बादल राग कविता किस काव्य धारा की कविता है? तो ये प्रगतिवादी, क्योंकि बादल उड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो प्रगति करते रहते हैं, तो प्रगति धारा की कविता है। क्रांति की आशंका से कौन भयभीत है? तो शोषक जो वर्ग है वो भयभीत है। आधुनिक युग में मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? निराला जी। कौन से छंद के? मुक्त छंद। बादल राग कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो ये क्रांति का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है। ये याद रखें, किसका प्रतीक है? प्रगति का और क्रांति का। ये तेरी रण तेरी, यहाँ रण तेरी का तात्पर्य क्या है? युद्ध की नौका। राग, बादल राग कविता में सुख को कैसा बताया गया है? तो सुख को अस्थिर, यानी सुख कभी भी स्थिर नहीं रहता, सुख के बाद दुख आता रहता है, तो अस्थिर है। जल विप्लव प्लावन किस पर होता है? तो कीचड़ पर होता है। शैशव का सुकुमार शरीर किसमें हंसता रहता है? तो ये रहता है रोग और शोक में। इस चैप्टर से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देख ले। कवि परिचय देख लें सूर्यकांत त्रिपाठी जी का। तुलसीदास जी, और तुलसीदास जी जो कि उत्तरकांड है कवितावली। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म है वो 1532 में। कवितावली की भाषा कैसी है? तो ये ब्रज भाषा है। तुलसीदास जी किस युग के श्रेष्ठ कवि हैं? भक्ति काल के, क्योंकि श्री राम जी के बारे में तुलसी चरित्र, ये जो हैं श्री राम के चरित्र पे लिखा गया काव्य ग्रंथ है, तो ये भक्ति करते हैं श्री राम की। बलि शब्द का क्या अर्थ है? दान। दारिद्र दशानन में कौन सा अलंकार है? तो ये है रूपक। तुलसीदास जी के रामचरित्र मानस की रचना कब की थी? 1574 में। पेट की अग्नि की तुलना किससे की गई है? तो वो की गई है वडाग्नि। तुलसीदास ने इस दुर्व्यवहार में किस पर भरोसा जताया? श्री राम पर। इससे बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट लघुत्रात्मक प्रश्न,
लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। श्री रामचरित्र में कितने खंड हैं? तो ये खंड कितने हैं? 7। सुत बिन नारी भवन परिवारा, पंक्ति में आए दिन। आए वित्त से क्या तात्पर्य है? धन। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर कौन विलाप करने लगा? तो ये श्री राम जी। सांप का जीवन किसके बिना दीनहीन है? तो यह है मणि के बिना। सांप का जो जीवन है वो किसके बिना दीनहीन है? मणि के बिना। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग में किस रस की प्रमुखता है? तो यह है करुण रस की। रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? तो यह अवधी भाषा में। इस प्रसंग में किसकी क्षति का महत्वहीन बताया गया है? किसकी क्षति है वो महत्वहीन है? तो वह नारी की। मिलहिन जगहु सदोहरा भ्राता, किस कथन है वो किसके लिए कहा गया है? श्री राम की। रावण के सभी योद्धाओं को संहार किसने किया? तो हनुमान जी ने। तात शब्द से क्या तात्पर्य है? भाई। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप काव्यांश है वो श्री रामचरित्र मानस के किस कांड से लिया गया है? तो वो लिया गया है लंका कांड से। इस चैप्टर से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है, तुलसीदास जी का परिचय। फिराक गोरखपुरी रुबैया। फिराक गोरखपुरी का जन्म है वो कब होता है? 1896 को। गोरखपुरी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? गुल्ले नगमा के लिए। बच्चों की घरौंदा दीपक कौन जलाता है? तो ये माता। खिलखिलाते बच्चे की हंसी कब गूंज उठती है? तो ये उठती है जब माँ उसे प्यार से हवा में उछालती है। लोका देना मुहावरे का अर्थ क्या है? हवा। लोका देना यानी हवा में उछालना। उलझे हुए गैसों में कंघी करके। इस यहाँ गैसों का क्या मतलब है? तो कंघी तो बालों में की जाती है, तो ये तो सीधा ही अर्थ है। गैसों का अर्थ है कंघी, बाल। बालक किस पर ललचाता है? तो बालक चांद पर ललचाता है। बालक को पता नहीं होता कि चांद नीचे नहीं आ सकता, इसलिए वो मांगता है कि मुझे चांद चाहिए। तो किस पे ललचाता है? चांद पे। इससे बनने वाले लघुत्तरात्मक प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट। दीर्घोत्तरीय। उमा शंकर छोटा मेरा खेत। उमा शंकर जोशी का जन्म है वो कब होता है? 1911 में। रस का अक्षय पात्र किसे कहा गया है? साहित्य को। साहित्य का रसायन क्या होता है? कल्पना करना। साहित्य में कल्पना होती है, जो उसका रस होता है, रसायन होता है। छोटा मेरा खेत चौकाना उपमा का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कागज के पन्ने के लिए। कवि ने कल्पना रूपी बीज कहाँ बोया? कागज के पन्ने पे। झूमने लगे फल पंक्ति में निहित जो अर्थ है वो क्या है? कवि की कविता तैयार हो गई। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उमाशंकर जोशी की नहीं है? तो यह है पल्लव। छोटा मेरा खेत चौकोना कविता में कवि ने किसकी कटाई की? तो की अनंतता की। इससे बनने वाले लघुत्तरात्मक प्रश्न देख लें आप। बगुलों के पंख। बगुलों के पंख कविता के रचनाकार कौन है? तो ये हैं उमाशंकर जोशी। और पंक्तिबद्ध हो गए उड़ते जा रहे बगुलों के दृश्य में किसका बिंब है? गतिशील बिंब है। बगुलों के पंखों का रंग कैसा है? सफ़ेद। बगुलों के पंख कविता में कवि किस दृश्य पे मुग्ध है? सफ़ेद बगुलों का पंक्ति बनाकर उड़ना। बगुले हैं सफ़ेद हैं कलर के, क्योंकि बगुले का कलर सफ़ेद होता है, वो पंक्ति बनाकर उड़ते हैं, तो उनके दृश्य को कहा गया। सांझ की सतेज श्वेत काया क्या कह रही है? तैर रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लघुत्तरात्मक प्रश्न। आरोह जो खंड है अपना, महादेवी वर्मा भक्तिन। आरोह का गद्य खंड हम कर चुके। अब करेंगे गद्य। सेवा धर्म में भक्तिन किसकी तरफ समर्पित भाव से सेवारत थी? हनुमान जी की। भक्तिन का मूल नाम क्या था? लक्ष्मी। जीवन में प्राय सभी को किसकी द्वारा जीना पड़ता है? तो यह नाम के विरोधाभास के साथ। भक्तिन पाठ में समाज का कैसा स्वरूप है? वो प्रत्यक्ष दिखता है, प्रीत सत्तात्मक। पिता से चलने वाली सत्ता, यानी पहले पिता फिर बेटा फिर उसका बेटा। टकसाल का क्या अर्थ बताया गया यहाँ? जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं। अजिया ससुर किसे कहा गया है? पति के चाचा। भक्तिन का शहर आने का क्या कारण था?
जमींदार द्वारा दी गई सजा। भक्तिन सबसे ज़्यादा किससे डरती थी? तो किससे डरती थी? कारागाह से। इससे बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन देख लें। जिनेंद्र कुमार, जिनकी रचना है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन के रचयिता जिनेंद्र कुमार। बाजार दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बाजार के उपयोग की विवेचना की गई है इसमें। प्रतिपाद जो विषय है वो है बाजार के उपयोग की, बाजार की क्या उपयोगिता है, इसी का विवेचना की गई है। बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अनिति शास्त्र। बाजार के शैतान का जाल किसने कहा है? बाजार को शैतान का जाल लेखक के मित्र ने कहा है। बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने किसका वर्णन किया है? बाजार का जो जादुई प्रभाव होता है। जब भी हम बाजार में जाते हैं, आपने देखा होगा, उसका जादुई प्रभाव हर ग्राहक को आकर्षित करता है। बाजारूपन से क्या अभिप्राय है? बाजार से अनावश्यक वस्तुएं हम खरीद के ले आते हैं। मन खाली होने का क्या तात्पर्य? मन में कोई लक्ष्य का न होना, मन खाली बताया गया है। सच्चा कर्म सदा किसके साथ होता है? पूर्णता की स्वीकृति के साथ। परचेजिंग पावर क्या होती है? जो क्रय शक्ति है, खरीदने की जो शक्ति है, उसको कहते हैं परचेजिंग पावर, इंग्लिश का शब्द है। जिनेंद्र को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी मिला? मुक्ति बोध के लिए। बाजार दर्शन पाठ के अनुसार संसार में पूर्ण क्या है? परमात्मा ही पूर्ण है। बाजार का बाजार रूपन कैसे बढ़ता है? तो ये बढ़ता है जरूरत से अधिक खरीदने पे। परचेजिंग पावर से क्या आशय है? पैसों के बल पर अधिक खरीद लेते हैं हम, उसे कहते हैं परचेजिंग पावर या दिखावा। मन में नकार होने का परिणाम क्या है? लोभ की जीत और आदमी की हार। इससे बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट लघुत्तरात्मक प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। धर्मवीर भारती, काले मेघा पानी दे। इससे बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनको आप देख ले। लघुत्तरात्मक प्रश्न भी देख ले। फणीश्वर नाथ रेणु पहलवान की ढोलक। प्यारे विद्यार्थी, उसकी PDF इसी चैनल, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी से इसके शीर्ष के फूल जो रचना है, इससे बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न और इससे बनने वाले लघुत्तरात्मक और दीर्घोत्तरीय प्रश्न, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की ये सीरीज आपके लिए विभाग ने तैयार की है। बाबा साहिब अम्बेडकर और श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना और आदर्श समाज, ये रचना किसकी है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। और इससे बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरात्मक और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। वितान जो अपनी बुक है, जो कि कितने नंबर की है? 12 नंबर की। मनोहर श्याम जोशी, सिल्वर वेल्डिंग। और इससे बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि यशोधर बाबू का विवाह कब हुआ? तो उनका विवाह हुआ 6 फरवरी 1947 को। बाबू के कितने बेटे थे? तो 3 बेटे थे। किशन दा का पूरा नाम क्या था? तो उनका नाम था कृष्णानंद पांडे। यशोधरा बाबू का जीवन है वो किससे प्रभावित था? किशन दा से। सिल्वर वेल्डिंग कहानी की मूल जो संवेदना है वो कैसी है? तो वो है, एक तो होशिये पे धकेली गई मानवीय जो मूल्य हैं, और एक है पीढ़ी का अंतराल, जो गैप होता है, पीढ़ियों का अंतराल, जनरेशन गैप इंग्लिश में हम बोल सकते हैं उसको। यशोधरा बाबू के बेटे भूषण ने उन्हें शादी की 25वीं वर्षगांठ पे क्या उपहार दिया? उन्हें ड्रेसिंग गाउन। कहानी में जो हुआ होगा, तो इसमें भी क्या है? यथास्थिति का भाव भी है, निर्णय की स्थिति भी है, द्वंद्व का भाव भी है। तो यशोधरा बाबू की पत्नी मूल संस्कारों से आधुनिक न होते हुए आधुनिकता में कैसे ढल जाती है? बच्चों की तरफदारी करने की मात्र जो सुलभ है मजबूरी के कारण। किशन दा की किस परंपरा को यशोधरा ने जीवंत रखा? तो वो थी जन्मदिन मनाने की, घर में होली गंवाना। किशन दा के मानस पुत्र कौन थे? तो वो थे यशोधर पंत। इस चैप्टर से बनने वाले लघुत्तरात्मक प्रश्न। आनंद यादव जूझ जो उनकी रचना है, उनसे बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। और
लघुत्तरात्मक ओम थानवी, अतीत में दबे पांव, बहुचयनात्मक प्रश्न इसमें ये होंगे और इससे लघुत्तरात्मक प्रश्न बनेंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम, विभिन्न माध्यमों के लिए जो लेखन है वो अभिव्यक्ति और माध्यम के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो सब आपके शेखावटी मिशन भी करवाए हुए हैं और ये भी आपके हल करके दिए हुए हैं। इससे बनने वाले लघुत्तरात्मक जो प्रश्न हैं वो ये हों। पठित गद्यांश होगा एक तो आपके प्यारे विद्यार्थियों, जिसको आपको पढ़ना है बड़े ही ध्यान से और उनमें से फिर आपको आंसर सेलेक्ट करने हैं, प्रश्नों के आंसर सेलेक्ट करने हैं और आंसर देने हैं। एक पठित पद्यांश होगा, एक गद्यांश होगा, एक पद्यांश होगा। सप्रसंग व्याख्या करनी होगी, इस प्रकार से आपका दिया हुआ होगा जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर उसके आंसर आपको सिलेक्ट करने हैं। अपठित पद्यांश और अपठित काव्यांश होगा। कहने का मतलब वो अपठित का मतलब होता है कि आपने कहीं भी उसको पढ़ा नहीं है, पहली बार आप उसको देख रहे हो तो उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिर आपके आंसर हैं वो आपको नीचे दिए हुए जो प्रश्न होते हैं उनमें सेलेक्ट करने हैं, आंसर को सिलेक्ट करके उत्तर देना है। इस प्रकार से आपका अपठित गद्यांश होगा, उसके प्रश्न होंगे, उनको गद्यांश में से ही सिलेक्ट करना, आपको बाहर से नहीं लेना कहीं भी। ये पद्यांश होंगे, गद्यांश होंगे और इन्हीं में से आपको सिलेक्ट करना है। निबंध लेखन होगा और निबंध लेखन में आपको 2-3 टॉपिक दिए हुए होंगे, उनमें से एक टॉपिक करना है जिसकी शब्द सीमा आप देख पा रहे हैं 300 शब्द होगी। डिजिटल इंडिया पे कर सकते हैं आप, भारत का डिजिटलीकरण भी ये एक ही बात है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, या जो कन्या भ्रूण हत्या है वो महापाप है इस पे, या कोरोना वायरस महामारी के जो सामाजिक और आर्थिक प्रभाव हैं उस पे लिख सकते हैं, या कैशलेस जो अर्थव्यवस्था है उसकी चुनौतियां क्या हैं और सकारात्मक कदम है। भारतीय संस्कृति की अनुपम उपहार है जो योग, उस पर स्वास्थ्य की कुंजी है योग, उस पर, या राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा हमारा कर्तव्य, नए भारत की आशा युवा वर्ग, युवा पीढ़ी भारत का भविष्य है, इस पर, जनसंख्या वृद्धि, राजस्थान में जल संकट, मरुभूमि, मानव सभ्यता का संकट, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या। इनमें से कोई भी निबंध है उस पर आप निबंध तैयार कर लें। प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है, लेखन है, उसमें आप इस प्रकार से प्रश्न होंगे। पत्र लेखन, किस किस पे पत्र लेखन लिखना आ सकता है, इन पे अभ्यास कर ले। निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन, ये शेखावटी मिशन में आपके बिल्कुल हल किए हुए हैं, वहाँ से कर लें इनको। फीचर 100 शब्दों में। व्यवहारिक व्याकरण में कौन से प्रश्न हैं वो आएंगे, तो व्यवहारिक व्याकरण से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आंसर सहित है। रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं, इनको हल कर लें। शब्द शक्ति, अलंकार से कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इनसे बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न विद आंसर आपके दिए हुए हैं। पारिभाषिक शब्दावली वाले प्रश्न भी आपके आते हैं। शेखावटी मिशन में बहुत सिलेक्टेड कुछ प्रश्न हैं वो आपको करवाए हुए हैं, वो कर लें। जैसे एजेंडा है, किसको कहते हैं, कार्यसूची। मोशन है तो उसको कहते हैं प्रस्ताव। माइग्रेट कहते हैं प्रवासी को, गैजेटेड कहते हैं राजपत्रित, डिजास्टर कहते हैं विपदा को, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं संविधान को, मैनिफेस्टो कहते हैं घोषणा पत्र को,
एम्प्लॉयर कहते हैं नियोक्ता को। ये सब आपको याद नहीं होंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वही याद कर लें। फिर आपके मॉडल पेपर होंगे जो कि 80 मार्क्स का होगा, 3.25 घंटे का होगा, और हिंदी अनिवार्य है। उच्च माध्यमिक परीक्षा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार आप लास्ट में अपना ये मॉडल पेपर हल करके अपने समय को चेक कर सकते हैं कि क्या आप 3.25 घंटे में इस पेपर को कर पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं। वो आपका समय का मूल्यांकन होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अब तक भी आप अगर नहीं पढ़ पाए, अब भी आप अब पूरे डेडिकेशन के साथ आप पढ़ोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है और पूरी आशा है कि आप अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं और पूरे में से पूरे मार्क्स ले सकते हैं। ये मार्क्स आप लाएंगे। और जो टॉपर बच्चे की कॉपी है, टॉपर बच्चे कैसे लिखते हैं, बोर्ड परीक्षा की वेबसाइट से अपलोड करके आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया है। वो भी आप देख सकते हैं कि जो टॉपर बच्चे हैं वो किन बातों का ध्यान रखते हैं, आखिर उनके नंबर क्यों नहीं कट पाते। तो वो भी आप तक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। मैं मेरे एक भी विद्यार्थी का नंबर कटे ये नहीं चाहती और पूरे में से पूरे मार्क्स आए। इसी उम्मीद के साथ मेहनत की गई है। तो मेरी उम्मीद और आपके सपने को पूरा करने का पूरा प्रयास करें। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।